डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर जो 2 है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें पहला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापना की थी कौटिल्य के सहयोग से, वो आप पढ़ चुके हो। आज उसका जो उत्तराधिकारी है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है बिंदुसार, उसका बेटा बिंदुसार के बारे में पढ़ें। अब देखो, जैसा इसका नाम है बिंदुसार, है ना, वैसे अलग अलग विद्वानों ने इसके नाम अलग अलग बताए। कोई एमित्रोचेस्ट कहता है, कोई इसको सिंह शेर कहता है, यानी अलग अलग विद्वान इनको क्या कहते हैं, अलग अलग नाम से। एक किंवदंती है कि इसके माथे पर एक बिंदी बनी हुई थी, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। किंवदंती अब कहाँ तक सत्य है, गलत हो सकती है, इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं है। फिर भी किंवदंती ये है कि जब ये गर्भ में था, अपनी माता के गर्भ में था, तब इसकी माता ने जहर खा लिया था, है ना। इसकी माता ने जहर खा लिया और इसकी माँ मरने की स्थिति में आ गई, यानी मर गई। और उसी दौरान इन्होंने गर्भ को फाड़कर, यानी पेट को फाड़कर ये बाहर निकल गया था। इस दौरान इसमें इतनी शक्तिशाली शक्ति हो गई थी, और जिसके कारण इसके माथे पर जो जहर इसकी माँ ने निकला था, वो जहर की टीकी इसके माथे पर बन गई थी, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा था। अब ये कहाँ तक सत्य है, किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, सत्य भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि बिंदुसार का जो समय था, आपने पढ़ा क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में 298 ईसा पूर्व में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर सवर्ण बेलगोला, मैसूर वर्तमान कर्नाटक में उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था। जैन मुनि ऐसा ही करते हैं, जब इनको ऐसा महसूस हो कि अब हमें भगवान के पास जाना है, मृत्युशैया पर जाना है, तो ये क्या करते हैं, अन्न का परित्याग कर देते हैं, पानी का परित्याग कर देते हैं, उपवास रखते हुए अपने शरीर का भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये है। तो इसके बाद उसका बेटा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे बड़ा पुत्र था, बिंदुसार शासक बना। तो बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है, बिंदुसार का जो समय है वो 298 पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे यूनानी लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं, है ना। अभी मैंने बताया ना, अलग अलग विद्वानों ने इनके नाम बताए हैं अलग अलग। तो यूनानी जो विद्वान हैं, है ना, यूनानी विद्वान है, वो इसे एमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है एमित्रोचेट्स किसे कहा जाता है, तो एमित्रोचेट्स किसे कहा जाता है भाई, बिंदुसार को एमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अली ट्रोकेडस कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्र घात, फ्लीट ने नाम दिया अमित्र घात, है ना। और अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का वध करने वाला। जो भी शत्रु दिखाई देगा उसको मार डालेगा, ये शत्रुओं को वध करने वाला, या यूं कहे शत्रुओं को मारने वाला, है ना। ये है, इसने कहा है अमित्र घात, किसने? फ्लीट ने कहा है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी इसके पिता ने जितने क्षेत्र, यानी संपूर्ण भारत की जो सीमा है, आप कल रहे थे, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर दी थी इन्होंने। ये बात आप 10वीं में पढ़ के आए थे। पहला जो लेसन था 10वीं क्लास में, सामाजिक विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में पहले तो आपने पढ़े थे महाजनपद, और महाजनपद के बाद में आपने दूसरा जो, मतलब महाजनपद का ही दूसरा अंग आपने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें, स्थापना की बात करें, तो वहाँ आपने ये पढ़ा था 326 ईसा पूर्व में घनानंद नाम का व्यक्ति शासक बना था, और घनानंद की मार के बाद 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बांट दिया था। और इसी बात को बिंदुसार ने भी आगे बढ़ाया, यानी यूँ कहें कि बिंदुसार जो था, वो बिंदुसार भी अपने पिता का जो साम्राज्य था, अपने पिता के साम्राज्य को क्या किया भाई, अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है इन्होंने किसी दूसरे को जीतने नहीं दिया, है ना। ये मजबूत शासक रहा, अक्षुण्ण बनाए रखा इन्होंने, अपने जीते हुए अक्षुण्ण
दिव्यावदान में बिंदुसार जो है, दिव्यावदान पुस्तक है ना। पहले आपने पहले लेसन में पढ़ा है इतिहास को जानने के स्रोत, उन स्रोतों में दिव्यावदान को भी पढ़ा है आपने, है ना। तो दिव्यावदान पुस्तक जो है में बिंदुसार के समय तक्षशिला जो उस दौरान का विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला क्या था भाई? विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जहां विदेशों से लोग पढ़ने भारत में आते थे। आज हम भारत से विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी भारत उस समय विश्व गुरु था। शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र, बड़े बड़े महाविद्यालय स्थापित कर चुका था। इनका जो विकास था वो सर्वांगीण विकास, शिक्षा में बहुत अग्रणी था। कई भाषाओं का उसमें, आज भी विश्व की सबसे बड़ी यदि लाइब्रेरी की बात करें तो तक्षशिला विद्यालय में सबसे बड़ी उस दौरान की लाइब्रेरी थी। वर्तमान लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वहाँ की विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान पुस्तक में इस बात का वर्णन मिलता है कि ये जो शासक हुआ है, इस शासक के समय 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में, है ना। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए। और इसको दबाने के लिए पहले तो अपने पुत्र अशोक को भेजा इन्होंने। क्लियर? पहले तो बार नहीं, ये प्रश्न आता है कई बार कि दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोह हुए, उसको दबाने के लिए किसने भेजा? तो पहले तो इन्होंने भेजा अशोक को, और अशोक के बाद इसने दूसरी बार जो विद्रोह हुआ तो भेजा सुसीम को, उसका दूसरा बेटा था सुसीम। उस सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी दोनों जो विद्रोह हुए ना, तो दोनों में एक को तो अशोक ने भेज दिया, दूसरे में दबाने के लिए किसको भेजा? इन्होंने सुसीम को भेजा। इन विद्रोह को दबाने में बिंदुसार ने अपने अशोक, स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नाम का एक राजदूत भेजा था। राजदूत का मतलब है कि विदेशी लोगों से हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। जैसे आज हम विश्व के अधिकांश देशों में राजदूत भेजते हैं, यानी वहाँ रहकर वो भारत की सूचनाएं एकत्रित, यानी विश्व के अन्य देशों की सूचनाएं हमें संप्रेषित करता है या सूचनाएं हमारे पास भेजता है। और उस समय इन्होंने भी डायमेक्स नाम के व्यक्ति को क्या स्थापित कर दिया था भाई? डायमेक्स नामक राजदूत था, यूनानी शासक था। यूनानी शासक ने भारत में डायमेक्स नाम का राजदूत, यानी दोनों के व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और अच्छे थे, इसलिए हम वहाँ हमारा राजदूत यानी यूनानी शासक जो था उसका राजदूत कहाँ रहता था भाई? भारत में रहता था। क्लियर? इसके बाद में बात करें हम, एंटियोकस प्रथम ने जो था ना, एंटियोकस प्रथम ने जो बिंदुसार के समय में डायमेक्स नाम का राजदूत भेजा था, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, है ना। 3 चीजें, एक तो मदिरा सेवन खूब करते थे, है ना। सोमरस है तो देवी देवताओं से चला रहा काम है ये, देवी देवता, इसका नाम थे सोमरस, फिर इसका नाम हो गया मदिरा, अंगूरी, है ना। गाना चलता है अंगूरी अंगूरी, तो वो उस समय की बात है ना। तो इन्होंने 3 चीज मांगी थी। पहला सूखे अंजीर, ड्राई फ्रूट नाश्ता, है ना। और दूसरी चीज मांगी थी मदिरा, और तीसरी चीज भेजे थे दार्शनिक, है ना। दार्शनिक पुस्तक लिखने वाले, है ना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाले, है ना। तो उस समय इन्होंने 3 चीजों की मांग की थी। और वहां का यूनान का जो शासक था, यूनानी शासक ने 2 चीजें तो भेज दी। कौन कौन सी? एक शराब भेज दी दार्शनिक के साथ में, और दूसरी सूखे अंजीर, ड्राई फ्रूट भेज दिया। लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया कि हम हमारे दार्शनिकों को दूसरे देश में नहीं भेजते, यानी शिक्षा को बेचने का काम हम नहीं करते, है ना। शिक्षा जो है इसका उपयोग आप करो, शिक्षा को हम बेच नहीं सकते। दार्शनिकों को, यानी शिक्षा को बेच देंगे, दार्शनिकों को बेच देंगे, शिक्षा बिक जाएगी, और जिस दिन शिक्षा बिक जाएगी उस दिन पूरा का पूरा देश बिक जाएगा। इसलिए गुरु का सम्मान जरूरी है ना। उस दौरान जो शिक्षा का अध्ययन और अध्यापन करवाते थे वो गुरुजी करवाते थे, गुरु थे, जिसे हम दार्शनिक कहते थे उस दौरान। लेकिन वहाँ यूनान के जो नगर राज्य थे उस दौरान, है ना, तो इन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया था कि हम दार्शनिक नहीं बेच सकते, शिक्षा का हम व्यापार नहीं करते, शिक्षा हम बेचते नहीं है, शिक्षा हम ग्रहण करवाते हैं, लोगों को देते हैं और बड़े आदमी बनाते हैं, लेकिन हम शिक्षा को बेचेंगे नहीं, है ना। मेसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। बिंदुसार के समय मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी ने पाटलिपुत्र में डायोनिसिस दूसरा राजदूत, ये दूसरे मिस्र का भी राजदूत था, हमारे यूनान का भी राजदूत यहाँ रहा था। क्लियर? ये था आपका बिंदुसार। बस बिंदुसार में 2-3 बातें याद करनी है आपको। एक तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, पहली बात। दूसरी बात,
इसके अन्य नाम एमित्रोचेस्ट, एमित्रघात, ये जो है ना, इसके नाम किसने क्या कहा, स्ट्रेबो ने इसे क्या कहा है, प्लिनी ने इसे क्या कहा है, और यूनानी शासकों ने इसको क्या नाम दिया। इसके अलावा यूनानी राजदूत हैं, मतलब यूनानी जो शासक हैं, इन्होंने किस नाम का राजदूत भेजा, और मिस्र ने किस नाम का राजदूत भेजा, है ना। एक दिव्यावदान के अनुसार यहाँ जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए किसने भेजा, तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक ने भेजा, और दूसरे को दबाने के लिए अपने छोटे बेटे सुसीम को इन्होंने भेजा। क्लियर, ये था बिंदुसार। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बाद में अगला जो शासक है अशोक। अशोक का जो कार्यकाल है वो 273 ईसा पूर्व से, है ना, 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार का बेटा बना शासक अशोक। अशोक को ये बिंदुसार शासक नहीं बनाना चाहता था, है ना, तो इसका कार्यकाल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक को ये शासक नहीं बनाना चाहता था, है ना। ये राज्य इन्होंने अपना जो वास्तविक राज्य अभिषेक करवाया है वो करवाया 269 ईसा पूर्व में, है ना। अशोक का राज्य अभिषेक यानी शासक, तो ये कब बना, प्रश्न आता है कई बार, अशोक शासक कब बना, 273 ईसा पूर्व में शासक अपने पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बन गया, लेकिन ये 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, है ना। उसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने का मतलब ये हुआ कि अशोक जो था ये सीधा शासक नहीं बना, है ना। अपने उत्तराधिकार के युद्ध में से 4-5 साल अपने भाइयों को इन्होंने एक एक करके, इसके 99 भाई थे, उन सबको इन्होंने मार डाला, और मार डाला रे, है ना। तो इन्होंने 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष तक इन्होंने सत्ता संघर्ष किया, और सत्ता संघर्ष में अपने जितने भाई थे सभी भाइयों का एक एक करके कत्ल कर दिया, और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने, अशोक ने क्या किया, सिंहासन, पहले 273 में तो सिंहासन रोड़ हुआ, और 269 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये बात जो है हमें अशोक के अभिलेखों में मिलती है ना। जैसे मास की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है ना। इन अभिलेखों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक का वास्तविक जो अभिषेक है, राज्याभिषेक है, राज्यारोहण और राज्याभिषेक तो होते हैं। राज्यारोहण का मतलब ये राजा तो बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद में इसे पगड़ी नहीं मिली थी, जिन आज के टाइम में हम कहते हैं ना गाँव में, है ना, गाँव में जब दादा की मृत्यु होती है ना, दादा के दादाजी की मृत्यु होती है, तो उस दौरान उसका जो सबसे बड़े बेटा होता है उसको उसकी पुरानी पगड़ी और उसके बाद में उस पर नई पगड़ी पहनाई जाती है, इसे बोलते हैं पगड़ी रस्म। और सामान्य भाषा की बात करें तो पोतिया पगड़ी, है ना। ये जो होता है वो उस दौरान भी क्या होता था, राज्यारोहण होता था। तो इन्होंने अपना राज्यारोहण तो कर लिया था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं कर पाया था। इससे पहले ही दूसरे जो भाई थे वो माच गए कि हमें क्या दिलाए भाई। दूसरे भी लड़ाई लड़ने लगे कि हमें यहाँ का शासक बनाओ, हमें यहाँ का राजा बना दो। इसलिए इनको सत्ता संघर्ष किया, और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। एक अशोक का जो अभिलेख है इसमें इसका नाम देवानाप्रिय और देवनाप्रियदसी एवं राजा के नाम से संबोधित किया गया है। 2 नाम है अशोक के, एक तो देवानाप्रिय और एक है देवनाप्रियदसी, है ना। सर्वप्रथम मास की अभिलेख जो इसका है इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। इससे पहले इसका नाम देवानाप्रिय और देवनाप्रियदसी के नाम से ही जाना जाता है। ये आपको 10वीं में पढ़ा था आपने, और 10वीं में पढ़ा भी था। वहाँ पर आपको ये जो नाम थे इसके, ये किताब में कहीं नहीं थे, लेकिन प्रश्न दिया हुआ था अशोक के क्या नाम थे, है ना। प्रश्नों में जो आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे ना, उसमें इसका नाम था। अशोक के अन्य नाम क्या थे, तो देवानाप्रिय और देवानाप्रियदसी, ये नाम आपको मिलते हैं। सबसे पहला है मास की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। 2 जगह मिलता है, एक तो मास की जो इसका अभिलेख है उसमें इसका नाम अशोक मिलता है, और एक गुर्जरा जो अभिलेख है, इस गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम क्या मिलता है, सम्राट अशोक नाम मिलता है। बाकी में इसका नाम देवनाप्रिय और देवनाप्रियदसी नाम से इसे जाना जाता है। मतलब 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें इसका नाम क्या मिलता है भाई, सर्वप्रथम अशोक नाम मिलता है। इससे पहले इसके नाम देवनाप्रिय था, ऐसा बात याद रखो आप। तो अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर
मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया था। और उस दौरान जो कल्लण एक पुस्तक लिखी गई थी, कल्लण ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा। ये आप पहले लेसन में पढ़ चुके हो। यानी कल्लण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी में, वो कहाँ का इतिहास मिलता है भाई? कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो कश्मीर के इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपने राज्याभिषेक के 7वें साल में, तो 7वें साल में 269 में से 7 घटाएं तो 62 में, है ना, 7 और दोनों 62 में इन्होंने क्या किया? कश्मीर को अपने अधीन कर लिया था। तो कश्मीर के आगे वाला जो इलाका पूरा का पूरा अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, कर्नाटक, ये जो पूरा का पूरा जो दक्षिणी इलाका, यानी आज का जो संपूर्ण भारत है वो किसके साम्राज्य में था भाई? अशोक के साम्राज्य में था। और अशोक के साम्राज्य में इतना ही नहीं, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा अशोक के नियंत्रण में आ गया था, साम्राज्य में आ गया था। कल्लण की राजतरंगिणी में अशोक ने कश्मीर में विस्तृता नदी के किनारे श्रीनगर नगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। 2 चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक नंबर का ये प्रश्न आता है ना। यानी नेपाल श्रीनगर बसाया, यानी प्रश्न आता है अशोक कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कितने नगरों का निर्माण किया? तो एक तो इन्होंने बताया कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में तो बताया वहाँ की राजधानी वर्तमान में है ना श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की भाई? अशोक ने की। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। और एक नेपाल में जहाँ धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था ना, इसे ललित पाटन नामक नगर बसाया। इन 2 नगरों का विस्तार अशोक ने अपने राज्य राजतरंगिणी जो है, कल्लण की पुस्तक राजतरंगिणी, इस राजतरंगिणी में इस बात का उल्लेख मिलता है। ललित पाटन एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा प्रदान की, एक नया मार्ग प्रशस्त किया, रास्ते को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व का था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए एक एक समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। किसी भी समस्या को वह युद्ध के माध्यम से भी सुलझाता था और कूटनीतिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाकर वो सुलझाने का प्रयोग करता था, है ना। सुलझाने के लिए उसने धम्म और अन्य नीतियाँ आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में है ना। उस समय की जो स्थिति है, उन्होंने इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे कला के केंद्र इन्होंने बनाए थे अशोक ने। तो इसने धम्म का नीतियाँ अपनाई, सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीन था। अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकता, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में अशोक को महान कहा जा सकता है, महान विधिवेता कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए, जैसे धम्म का सिद्धांत था, वो केवल भारत की ही धरोहर नहीं, भारत के साथ ही साथ विश्व के लोगों ने भी उसे स्वीकार किया है, विश्व के लोगों ने इन्हें अपनाने का प्रयास किया है। किसको? अशोक के द्वारा जो धम्म सिद्धांत अपनाया गया ना, कलिंग युद्ध के बाद, अभी हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध, इसके 9वें वर्ष 1961 में जो ईसा पूर्व में जो हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया है? युद्ध का परित्याग किया है। और युद्ध का परित्याग करने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है, और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के साथ इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध का परित्याग कर दिया, क्योंकि उस दौरान लगभग 1 लाख आदमी मारे गए थे और 1 लाख के साथ ही साथ 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया था, जिसके कारण इनका हृदय आहत हो गया, इनका हृदय टूट गया, और वो चाहता था कि ऐसा युद्ध है वो दोबारा नहीं हो। इसलिए अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा और इसके अलावा नौकरशाही हेतु एक संहिता बना दी थी। धम्म का प्रतिपादन करके इन्होंने क्या बनाया? राजा के लिए सिद्धांत बना दिए, प्रजा के लिए सिद्धांत बना दिए, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, उनके लिए सिद्धांत बना दिया, नीतियां बना दी, संहिता बना दी, है ना। संहिता का निर्माण कर दिया इन्होंने। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा के प्रत्येक संपर्क किया, बाकी तो प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, उस पर केवल टैक्स के समय जनता को पास भेजते थे आदमी को,
है ना। और अशोक एकमात्र था जो प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता था, मीटिंगें लेता था, उनसे मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था और समस्या सुनने के बाद उन समस्याओं को वो समाधान करता था। केवल सुनता ही नहीं था, उन समस्याओं को वो समाधान करता था। ऐसा काम कौन करता था भाई? आपके अशोक के द्वारा, कि अशोक एकमात्र ऐसा शासक था। और इन्होंने धम्म यात्राएं की। धम्म यात्राओं का मतलब है कि धम्म यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को प्रचार प्रसार के लिए, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए लोगों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा। प्रतिवेदकों और अधिकारियों की नियुक्ति की, विश्व स्तर पर इनकी जांच की कि हमारे द्वारा जो शासन प्रबंध किया जा रहा है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। इसके लिए इन्होंने प्रतिवेदक दे लिए। भौगोलिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की। आज का जो लोक कल्याणकारी राज्य है वैसा लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास किया। विश्व में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। और इन्होंने इसके अलावा कृषि भूमि का विस्तार किया, युद्ध बंदियों वनों खानों में लगा दिया। वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्हें प्रजा की आध्यात्मिकता को भी जोड़ने का प्रयास किया। अध्ययन पद्धति को भी इन्होंने अपनाया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर किया, लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ाने का प्रयास किया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया, ग्रामीण विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इसका प्रयास किया। गांव की जनता का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसलिए इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, राजस्व का पुनर्वितरण करवाया, सार्वजनिक हित और लोकारंजन के कार्य करवाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करवाया। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक का जो शासक प्रबंध था, अशोक की जो विषय वस्तु थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, है ना। उन्होंने फलस्वरूप तीव्रता की बात कही। अशोक ने वैदेशिक नीति का भी पालन किया, विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का भी प्रयास किया, कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए, तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, अंतः संबंधों की स्थापना की। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को सम्मान माना जाए, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, धर्म के साथ अच्छा व्यवहार हो। इन सब बातों का इन्होंने उस समय उल्लेख किया। शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने संचालित करने का काम किया। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को सम्मान, महत्व, आदर देने की बात कही। जनता पर धर्म को ब्लात नहीं थोपा जाना चाहिए। भाषा और लिपि को बनाए रखने का प्रयास किया, है ना। समान नागरिक संहिता बनाई, दंड संहिता का क्रियान्वयन किया, सामाजिक न्याय कानून के शासन स्थापित किए, विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्थापित किया, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और राज्य की प्रति नितांत आवश्यक था। यानी वर्तमान का जो लोक कल्याणकारी राज्य है, वर्तमान के लोक कल्याणकारी राज्य की तरह ही उस टाइम का शासन व्यवस्था स्थापित की। इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान माना, सौहार्दपूर्ण भाव की बात कही, भाईचारे की भावना को अपनाने की बात कही। यानी उस समय का जो अशोक सम्राट जो था वो जनता की भलाई के लिए धर्मों का प्रयोग करता है, स्तूपों का निर्माण करवाता है, धम्म यात्राएं करवाता है, प्रतिवेदक स्टार्ट करता है। यानी पहले वो क्रूर था लेकिन बाद में उनका क्या हो गया भाई, हृदय परिवर्तन हो गया और सभी लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकास हो, कल्याणकारी कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों, इसकी ओर इन्होंने रास्ता अपनाना प्रारंभ कर दिया। अशोक ने अपने अभिलेख में 8वें वर्ष में, अभिलेख के अनुसार 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने युद्ध लड़ा था। कलिंग का नदरंदाज, ये नदरांज नाम का शासक था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशिला होती थी। अशोक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, यानी पूरे के पूरे भारत को आज का जो भारत है वैसा बनाना चाहता था। इसलिए उसके शासक पर उस समय उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके कलिंग युद्ध लड़ा, जिसके दौरान दोनों क्षेत्रों की लगभग 1 लाख लोग मारे गए, निर्दोष लोग भी इसमें मारे गए और 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बनाया, है ना। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। इस भीषण नरसंहार के कारण अशोक का मन द्रवित हो गया और इन्होंने सदा सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सम्राट अशोक था न केवल युद्ध से काम लेता था, युद्ध के साथ ही साथ वो जनता की भलाई करता था,
है ना, यानी शक्तिशाली योद्धा ही था। शक्तिशाली योद्धा के साथ ही साथ वो विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करता था। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध में जो खून बहा इससे द्रवित होकर सदा सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। और युद्ध का परित्याग करने के साथ ही इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। जनता से इन्होंने प्रत्येक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इन्होंने धम्म की घोषणा की। अशोक के बाद उसका पुत्र जलोक, कुणाल, दशरथ, समृद्धि, सलीमुत्र, वेव धर्म शासक हुए और वृद्धत अंतिम मौर्य सम्राट था। प्रश्न आता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धत अंतिम सम्राट था मौर्य साम्राज्य का। वृद्धत के सेनापति पुष्यमित्र ने ही उसकी हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य का समापन कर दिया। यह था आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होता है और सबसे महान शासक अशोक और सबसे अंतिम शासक वृद्धत था। अब हम बात करेंगे अशोक के धम्म या अशोक के सिद्धांत कौन कौन से थे जिनको हम कल पढ़ेंगे। ओके।